गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ इनकमिंग पार्टनर। अगर किसी पार्टनरशिप में, किसी साझेदारी में कोई इंसान आना चाहता है, इनका पार्टनर बनना चाहता है, तो उसे क्या चीज़ पता होनी चाहिए? उसे ये पता होना चाहिए कि फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। तो इसके अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसे क्या क्या बातें जांच करनी चाहिए? सबसे पहले ही नीड्स टू फाइंड आउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टनरशिप, कि किस परिस्थिति में उसको जो पार्टनरशिप है उसका ऑफर मिला है। क्या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है इसलिए, क्या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई है इसलिए, या जो फर्म है वो एडिशनल पार्टनर को बुला रही है कल की फ्यूचर नीड्स को मद्देनजर रखते हुए। अगर तो जो न्यू पार्टनर है उसे पार्टनरशिप मिली है डेथ या रिटायरमेंट पर, तो जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसे ये जांच करनी चाहिए कि क्या जो हमारा पुराना पार्टनर चला गया उसकी वजह से कोई लॉस तो नहीं हो रहा है बिजनेस को, और अगर हो रहा है तो नए पार्टनर के आने से क्या उस लॉस की पूर्ति हो पाएगी तो कहाँ तक की हो पाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है? स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन डिटेल। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसे बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी डिटेल में जांच करनी पड़ेगी। ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनका मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। कैसे कर सकते हो आप ये मूल्यांकन? हम क्या कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, पुराने कई सालों की। ये चेक किया जा सकता है कि एसेट्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, और लायबिलिटीज़ जो हैं वो पिछले सालों से अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अगर ऐसा पता चलता है तो इन्वेस्टिगेटर को क्लाइंट को बताना चाहिए। इसके बाद क्या है? टू फाइंड आउट द यूज ऑफ एडिशनल कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो हमारा न्यू पार्टनर है वो जो अपने साथ एडिशनल पूंजी लेकर आएगा उसका क्या यूज किया जाएगा? क्या उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल की तरह से यूज किया जाएगा, या बिजनेस को बढ़ाना है तो उसको उस चीज के लिए यूज किया जाएगा? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस अमाउंट को हम अपने कोई पुरानी लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट के लिए यूज करेंगे? अगर ऐसे पर्पज से यूज किया जा रहा है तो उसे बिजनेस की प्रॉफिट में कोई फायदा नहीं होगा। तो इन्वेस्टिगेटर को ये भी जांच करनी चाहिए कि जो नई पूंजी आ रही है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। द इन्वेस्टिगेटर शुड एनालाइज द सेल्स एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर को पता होनी चाहिए कि पिछले साल से इस साल में सेल का क्या ट्रेंड है, खर्चे का क्या ट्रेंड है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ न्यू पार्टनर। जो हमारा नया पार्टनर आएगा उसको लाभ का कितना परसेंट मिलेगा? क्या वो जो परसेंटेज है वो उसकी कैपिटल में है, क्या वो कैपिटल शेयरिंग रेशो के अंदर है? नेक्स्ट है स्टडी द प्रपोज्ड पार्टनरशिप डीड। आपको ये पढ़ना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कहती है। जो प्रपोज की गई है पार्टनरशिप डीड, उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे कोई आपत्ति हो सकती है या जो नए पार्टनर के हितों के विरुद्ध हो। तो जो पार्टनरशिप डीड ऑफर की गई है उसे भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन जैसे ही मिल जाएगी इन्वेस्टिगेटर को, वो एक रिपोर्ट बनाएगा, जिस रिपोर्ट को वो अपने क्लाइंट को सबमिट करेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसके हिसाब से क्या इस क्लाइंट को पार्टनर बनना उचित रहेगा इस पार्टनरशिप फॉर्म में या नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव लेंडर। जो हमारा भावी ऋणदाता है, जब भी लोन्स की बात की जाती है तो लेंडर हमेशा एक चीज देखता है कि क्या लोन देना चाहिए बोरोवर को, नहीं देना चाहिए, क्या वो देगा तो उसका जो पैसा है वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इस टाइम पर जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाता है उसे किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है उसे ये पता चलना चाहिए कि लोन लेने का कारण क्या है। अगर कोई फर्म या कोई इंसान या कोई कंपनी लोन ले रही है तो वो किस लिए लिया जा रहा है। अगर तो जो लोन है वो प्रोडक्टिव यूजेस के लिए लिया जा रहा है, बिजनेस को बढ़ाना है, कोई प्रोडक्टिव यूज है, तो ठीक है, सेफ है। लेकिन अगर कोई लोन है उसे किसी अनप्रोडक्टिव यूज के लिए लिया जा रहा है, लेट्स से कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है किसी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी में, सट्टेबाजी करना चाहती है, तो तब लेंडर को बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या उसे लोन देना चाहिए, उसके हित में है भी या नहीं। सेकंड क्या है, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिजनेस की, उन्हें भी इन्वेस्टिगेटर की को बहुत गहन जांच करनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल पाए कि जो बोरो करना चाह रही है फर्म या कंपनी, उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके पास कितने करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज है, कल को क्या वो हमें रीपे कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी। इसलिए बिजनेस का नेचर, बिजनेस की मैनेजमेंट क्या है, उनकी क्षमता कितनी है, उनके एसेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर शुड फाइंड आउट कि जो एप्लीकेंट है, जो लोन मांग रहा है, क्या उसने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ है लोन के लिए, किसी और इंसान को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। अगर किया है और लोन उन्हें नहीं मिला तो क्या कारण था कि उसे लेंडर ने लोन नहीं दिया है। टू फाइंड आउट वेदर एनी सिक्योरिटी इज बीइंग फर्निश्ड अगेंस्ट द लोन, जो लोन ले रहा है हमारा बोरोइंग कंसर्न, उस वो क्या कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है उस लोन के लिए। अगर दे रहा है वो कोई सिक्योरिटी तो वो किस नेचर की है, क्या वो पर्याप्त है भी या नहीं, क्या उस सिक्योरिटी के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग चार्ज तो नहीं है। एंड लास्ट क्या है, टू एग्जामिन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम रिसीव्ड ऑन इट, जो हमारी बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है ये भी एग्जामिन करना है, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट पर कोई इनकम मिली है, ये आप चेक डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा कब कब इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है, सबसे पहले तो ट्रिब्यूनल करवा सकता है। कैसे, दो केसेस हैं, एक तो कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल है और दूसरा कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है। पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल है तो क्या होगा, कब करवा सकते हैं, जब एप्लीकेशन मिलती है ट्रिब्यूनल को, किनसे, एटलीस्ट 100 शेयर होल्डर्स, या तो 100 शेयर होल्डर्स से एप्लीकेशन मिलती है, या फ्रॉम शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स हैं उसमें से 10% शेयर होल्डर्स के पास जो राइट्स हैं उनके थ्रू एप्लीकेशन मिलती है तब। दूसरा क्या है, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो जो आपके मेंबर्स हैं कंपनी के, अगर 1/5 ऑफ द मेंबर्स एप्लीकेशन साइन कर देते हैं, यानी अगर कंपनी के पास 20 मेंबर्स हैं तो 4 या 4 से अधिक मेंबर्स के द्वारा अगर एप्लीकेशन मिलती है तो भी ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रार कब कर सकता है, रजिस्ट्रार तब कर सकता है अगर रजिस्ट्रार ने कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांगी थी और कंपनी ने जो निर्धारित टाइम था उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, और अगर दी भी है तो इनकम्प्लीट है या गलत है, तो रजिस्ट्रार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए। या कब हो सकती है ये चीज़, अगर किसी लेंडर, किसी क्रेडिटर या किसी भी और पर्सन ने रजिस्ट्रार के आगे ये बात रखी है कि जो कंपनी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, वो फ्रॉडुलेंटली काम कर रही है, कोई छल कपट कर रही है या कोई गैर कानूनी ढंग से अपना कार्य कर रही है, तो भी रजिस्ट्रार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में ट्रिब्यूनल के भी और रजिस्ट्रार के भी एक कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर रख सके, वो अपनी एक्सप्लेनेशन
दे सके। और उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अप्लाई किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो अप्लाई कर रहा है ना, उससे 25,000 की सिक्योरिटी मांगेगी इन्वेस्टिगेशन के खर्चे को लेकर। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही कह रही है इन्वेस्टिगेशन। कब कह सकती है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो बिजनेस है वो फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल मैनर में करवाया जा रहा है, कि जो बिजनेस है वो छल कपट से या गैर कानूनी ढंग से करवाया जा रहा है, जिसका एम है कि हम अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स को धोखा दें, तब सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। दूसरा केस क्या है? अगर कोई हाई ऑफिशियल जो कंपनी की प्रमोटर्स या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई उच्च अधिकारी इन्वॉल्व है या गिल्टी है कंपनी के किसी भी फ्रॉड में या मिसकंडक्ट में, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन। तीसरा, कोई मेंबर है, उसने कोई एक्सप्लेनेशन मांगी, कोई सूचना मांगी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। लेट्स से किसी मेंबर ने ये पूछा कि मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को कितना कमीशन मिलता है, लेकिन उन्हें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो उस टाइम पर क्या कर सकती है? जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेज देगी, अगर कोर्ट से है तो वो एक कॉपी कोर्ट को भेज देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद क्या क्या कर सकती है? सबसे पहला क्या है कि वो क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है किसी भी इंसान के अगेंस्ट उस रिपोर्ट के बेसिस पर, या वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तीसरा क्या कर सकते हैं? वो कोई भी एसेट या कोई भी डैमेज हुआ है तो उसकी रिकवरी ले सकती है, उसका हर्जाना वसूल कर सकती है। और लास्ट क्या, ऐसा इंसान जिस व्यक्ति के फ्रॉड, जिस व्यक्ति के छल कपट के कारण इन्वेस्टिगेशन की गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस इन्वेस्टिगेशन का खर्चा भी उस इंसान से वसूल कर सकती है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हम इन्वेस्टर्स के बेसिस पर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो जैसे ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे वो कंपनी में हो, उसको दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ होनी चाहिए, दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके उतना मिलना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्टर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहला क्या है? ही शुड फैमिलराइज हिमसेल्फ विद द नेचर ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि बिजनेस का नेचर क्या है, उससे परिचित होना चाहिए, और बिजनेस का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या उनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं भी या नहीं। इससे पता चलेगा कि क्या जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो कल को लाभदायक या सार्थक भी होगी या नहीं होगी। फाइंड आउट द अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिगेटर को ये पता होना चाहिए कि जो बिजनेस है उसकी अर्निंग कैपेसिटी, कोई क्षमता है भी या नहीं, उसकी आज के टाइम पे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की गहन जांच कर सकते हैं कि आज के वक्त पर आपके एसेट्स कितने हैं, उनके एक्चुअल मूल्यांकन क्या है, क्या उनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, उनकी डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, क्या आपके एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, आपकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर को डिटेल में पता होनी चाहिए। फिर आप अपने क्रेडिटर्स, जो कंपनी के संस्था के क्रेडिटर्स हैं, देनदार हैं, कोई प्रोविज़न बनाया गया है, कोई डाउटफुल डेट तो नहीं आ गया है, इसको चेक करेंगे। आप स्टॉक की क्या वैल्यूएशन है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, उनका क्या मूल्यांकन है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अच्छे से जांच करेंगे। इसके बाद है फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द गुडविल, क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द
मैनेजमेंट, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उनकी क्या गुडविल है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनका क्या कैरेक्टर है, इस बारे में भी पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है कि बिजनेस को चलाने का कितना एक्सपीरियंस है, क्या उनके पास लोन रेज करने की क्षमता है भी या नहीं। इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है ये भी चेक करना चाहिए कि क्या वो कल को फिर से इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं या नहीं। अगर कंपनी के खुद के इन्वेस्टर्स ही नहीं चाह रहे हैं तो फिर आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो उनकी क्या राय है ये भी जांच करनी चाहिए। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर की जा रही है तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको डिटेल में चेक किया जाए कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे इन्वेस्टर के हित में भी हैं या नहीं है। और अगर जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के अंदर की जा रही है, कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर, तो ये चेक किया जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। कंपनी का मेमोरेंडम डिटेल में पढ़ा जाएगा, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिटेल में पढ़ने हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। जो ओनर है बिजनेस का, कई बार वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। कब ऑर्डर कर सकते हैं? जब उन्हें लगता है कि उनके एम्प्लॉयज़ कोई फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। तो 3 केसेस हो सकते हैं, 3 टाइप ऑफ फ्रॉड्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। अगर रोकड़ जो है, जो कैश है, उसका गबन किया जा रहा है, उसकी चोरी की जा रही है। दूसरा है एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स और तीसरा है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेटर को इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश की बात करें तो कैश तो इजी होता है कई बार चोरी करना। तो क्या चेक कर सकते हैं आप अपनी कैश बुक चेक कर सकते हैं, उसका क्या टोटल है, क्या बैलेंस है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जो आपका कैश इन हैंड है उसका क्या बैलेंस है, उसे फिजिकली चेक कर सकते हैं कि जो बुक्स में कैश इन हैंड दिख रहा है क्या एक्चुअल में उतना है भी या नहीं। जो पासबुक है उसको कैश बुक से टैली कर सकते हैं, अगर उनके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसका कारण पता कर सकते हैं। जो आपकी बैंक की पे इन स्लिप्स हैं उनकी कॉपीज रख सकते हैं। बैंक की पे इन स्लिप मतलब जब आप बैंक में कोई पेमेंट करते हैं उसकी पे इन स्लिप की कॉपी आप चेक करेंगे कि क्या आपकी कैश बुक में भी वही एंट्री की गई है या नहीं की गई है, और क्या उसकी कोई डेट में परिवर्तन तो नहीं है। अगर डेटर्स से कोई अमाउंट रिसीव की गई है तो आपकी रिसीट बुक की कॉपी में चेक कीजिए कि क्या वो अमाउंट वहीं दिखाई दे रही है। फिर आप चेक करेंगे कि क्या वो अमाउंट जो है डेटर्स के अकाउंट में डल चुकी है या नहीं डल चुकी है। जितनी भी बुक्स हैं आपकी, रिसीट बुक, कैश बुक, उसको लॉक एंड की सिस्टम में रखा जाएगा और उसको एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में ही हमेशा रखा जाएगा। फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट, कोई असाधारण डिस्काउंट तो नहीं किया गया डेटर को, या कोई ऐसा डेटर तो नहीं जिसने बैड डेट्स डिक्लेयर किए हों। किए हैं तो क्या वो ऑथराइज्ड थे भी या नहीं थे। जो भी पेमेंट्स की गई हैं उनके सारे वाउचर्स चेक किए जाएंगे, अगर कोई वाउचर गुम है तो उसकी कॉपी मांगी जाएगी। वेजेस और सैलरी रजिस्टर हम चेक करेंगे, उसके अंदर चेक करेंगे कि वर्कर्स की लिस्ट दे रखी होगी, उनके नाम दे रखे होंगे, कोई ऐसा नाम तो नहीं लिखा हुआ जो हमारा एक्चुअली वर्कर है भी या नहीं है। उसके बाद हम पेटी कैश बुक को चेक कर सकते हैं। पेटी कैश बुक के अंदर ये चेक कर सकते हैं कि खर्चे क्या दिखाए गए हैं, जो भी खर्चे दिखाए गए हैं उनके वाउचर्स गिवन हैं भी या नहीं गिवन है। दूसरा है एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे गुड्स जो देखने में छोटे हैं और हल्के हैं उनकी चोरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे डायमंड्स हैं, देखने में छोटे हैं और हल्के हैं लेकिन वैल्यूएबल बहुत हैं। तो इनके लिए आप क्या चेक कर सकते हैं? आप अपनी गुड्स इनवर्ड बुक चेक कर सकते हैं, गुड्स आउटवर्ड बुक चेक कर सकते हैं, परचेजेस अकाउंट चेक कर सकते हैं, उनमें कोई रिटर्न है, सेल्स अकाउंट चेक कर सकते हैं, कोई रिटर्न है, कितनी क्वांटिटी है आपकी स्टॉक की फिजिकली, उसको आप स्टॉक रजिस्टर से चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में कितना दिख रहा है और फिजिकली कितना है ये टैली किया जा सकता है। इस तरीके से गुड्स की एम्बेजलमेंट को
चेक किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर जो मैनिपुलेशन गड़बड़ी की जाती है वो यूजुअली टॉप मैनेजमेंट या हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ही करते हैं। ये कब करते हैं, जब हमें ये दिखाना होता है कि जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर दिखाना होता है जितनी वो है। तो उस टाइम इन्वेस्टिगेटर जो है वो डिटेल में एग्जामिन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ताकि चेक किया जाए कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, उसका सेल्स को लेकर कितना रेशो है, उसका ट्रेंड चेक करेंगे कि पिछले साल कितना रेशो था और इस साल कितना रेशो है, और ऐसी कोई मेजर डिविएशन तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी एक रिपोर्ट भेजेगा अपने क्लाइंट की को, जिसमें वो चेक करेगा कि ये चीज़ें हैं जहाँ पर इम्बेजलमेंट होने के चांसेस थे, और वो सजेस्ट भी कर सकता है कि कल को अगर हमें इम्बेजलमेंट को रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में जो है चोरी ना हो पाए। और जो हमारा लास्ट है वो है इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़। कई बार जो टैक्स अधिकारी हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जो रिटर्न है उसकी फाइलिंग जो है वो सही नहीं की गई। तो दो केसेस हैं जहाँ पर टैक्स अथॉरिटीज़ भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अगर जो हमारा टैक्स ऑफिसर है, अधिकारी है, उसको ये विश्वास हो जाए कि जो टैक्स पेयर है उसने या तो किसी गलती से, किसी भूल से जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए रिटर्न या तो फाइल ही नहीं की, या फाइल तो की लेकिन जो इम्पोर्टेंट आवश्यक फैक्ट्स थे उनको पूरी तरह से दिखाया नहीं, और इस कारण जो हमारी इनकम है उसका कुछ पार्ट जिस पर टैक्स लगना चाहिए था उस पर टैक्स नहीं लगा, तो भी जो हमारा टैक्स अथॉरिटी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। दूसरा क्या केस है, अगर जो हमारा टैक्स ऑफिसर है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, वो विश्वास करता है, इतनी सूचना है कि जो टैक्स पेयर है उसने बहुत सारी इनकम बचा ली, ऐसी इनकम डिक्लेयर ही नहीं की जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, तो इस टाइम भी जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती हैं। तो इन इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेटर को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसे कैश की डिटेल में जांच करनी चाहिए, कैश की क्या रिसीट है, कैश कितनी पेमेंट हुई है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कोई ऐसा इनकम का सोर्स तो नहीं था, कहीं से ऐसी रिसीट ऑफ इनकम तो नहीं आई थी जिसकी टैक्स जिस पर टैक्स लगने से बच गया है। दूसरा क्या है, बैंक की पासबुक भी डिटेल में एग्जामिन करेगा ताकि जो रिसीट और पेमेंट चेक के द्वारा की गई हैं उनके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई चेक ऐसा तो नहीं था जो कैंसिल किया गया है, अगर हमारा कोई पेमेंट की है तो उसका क्या सोर्स ऑफ इनकम था जिससे वो पेमेंट की गई है, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। फिर हम क्या चेक कर सकते हैं कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर जो किया गया है वो हम टैक्स के दृष्टिकोण से देखें तो क्या ऑथराइज्ड था, क्या स्वीकार किया गया हुआ था या नहीं था। फिर आप चेक करेंगे कि जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें तो नहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ, या जो परचेजेस हैं उन्हें तो नहीं बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, या जो सेल्स है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरीके से रिकॉर्ड किया भी गया है या नहीं, जो भी रिजर्व्स है, जो भी प्रोविजंस है उनकी गहनता से जांच की गई है या नहीं, जो स्टॉक है उसका मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो टैक्स अथॉरिटी, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा टैक्स अथॉरिटी को, जिस रिपोर्ट में वो क्लियरली मेंशन करेगा कि कितनी टैक्सेबल इनकम बनती है, उसके अनुसार उसका जो अनुमान है उसके अनुसार कितनी टैक्सेबल इनकम टैक्स पेयर की बनती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के लिए हमने ये फॉलोइंग रेफरेंसेस यूज़ की थी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस